Yes, sir. Beta, in our last video, we learned that कि synthesis is happening. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस है क्या, ये कैसे होती है, जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो कहाँ से कैसे मिलते हैं, ऑल दोज थिंग्स वी लर्न इन आवर लास्ट वीडियो, इन आवर लास्ट सेशन. एक बार उसको हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, एक बार जानते हैं क्या है, क्या हमने सीखा था, क्या हमने जाना था. ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग द फूड. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस. ये समझ में आया सभी को, क्लियर है? Yes. Yes, sir. प्लांट्स रिक्वायर 4 थिंग्स फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को क्या 4 चीजों की जरूरत है. कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन बताएगा? प्रशांत बताइए. Sunlight, water, वाटर, वेरी गुड. carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी नाइस. एंड फोर्थ वन क्लोरोफिल. ठीक है. अब ये चारों चीजें, ये 4 कंपोनेंट की जरूरत होती है. ये 4 कंपोनेंट कहाँ से मिलते हैं, कैसे पत्तियों तक पहुंचते हैं? क्योंकि हमें पता है जो फूड प्रोसेसिंग है, जो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. पौधों के पत्तियों में होता है. तो पत्तियों तक ये चारों कंपोनेंट पहुंचते कैसे हैं? और यह भी जाना हमने, द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज द सन. सन इज द मेन सोर्स ऑफ द लाइट एनर्जी. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या हमने जाना, द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. पत्तियों के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने ये जाना था, जैसे छोटे छोटे ईंटों से इमारतें बनती हैं, उसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है. और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर हैविंग ए स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड ए क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होती हैं, और ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कहलाती है. द क्लोरोप्लास्ट बियर्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड इनिशिएट फूड प्रिपरेशन फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लोरोफिल क्या करती है, वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करती है, मतलब संग्रहित करती है लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. और क्या करती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. तीसरा क्या हमने सीखा, ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर. फ्रॉम द रूट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द ट्रेवल थ्रू द स्टेम. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो वाटर कहाँ से, उनको वाटर कहाँ से मिलता है, दे ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल. मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से, रूट, अपने रूट और स्टेम से होते हुए, और ये पत्तियों तक पहुंचता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है. नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अभी पढ़ेंगे. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. एंड इट डिफ्यूजेस इनटू द लीव्स थ्रू पोर्स ऑन द लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा. और ये कैसे आते हैं, लीव्स में छोटे छोटे चित्र होते हुए, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा से होते हुए ये लीफ में पहुंचते हैं, स्टोमेटा के अंदर जाते हैं. स्टोमेटा से होते हुए ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते हैं. और क्लोरोफिल जब CO2 अंदर चला गया तो वाटर भी है, तो प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल है वो केमिकल, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एज ए फूड प्रोड्यूस कर देती है. तो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कहाँ से होती है, फोटोसिंथेसिस बिगिंस व्हेन लाइट स्ट्राइक द प्लांट लीव्स. जब ये तीनों जो आपके जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, CO2, क्लोरोफिल, वाटर, ये तीनों रहते हैं इसमें. तो जैसे ही लाइट प्लांट्स के अंदर आता है, सनलाइट, तो तुरंत ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती है. तो वही लिखा गया है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस बिगिंस व्हेन लाइट स्ट्राइक द प्लांट लीव्स व्हिच इज चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी. इन द क्लोरोप्लास्ट द कार्बन डाइऑक्साइड
combines with water and through a chemical reaction produces carbohydrates into the form of food. तो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल की सहायता से जो सनलाइट होता है, जो होती है, उसको केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ अदर फॉर्म ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या है ये तो क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। फोटोसिंथेसिस, खाना पौधे बना लेंगे यानी पौधे जिंदा रहेंगे, पौधे जब रहेंगे तो यानी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी भी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी, है कि नहीं? तो अब हम लोग थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस के बारे में जान लिया, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, अपने बुक पे। अब पढ़ने में समझ में आएगा। उत्कर्ष आप अपना फोन बेटा हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए। तो चैप्टर शुरू करें अभी। यस सर। यस सर। यस सर। हमारा यही चैप्टर तो है, यही तो हम पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन प्लांट्स, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिशन के मोड, फोटोसिंथेसिस अभी हमने जाना। फिलहाल बुक्स में क्या लिखा है, कैसे बचा है, जो कुछ भी लिखा होगा हमारे डिस्कशन से, हमारे स्लाइड से, वो सारी चीजें हम बुक से जानने का प्रयास करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड मेकिंग का प्रोसेस है। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स होती हैं। प्लांट्स में प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वही फूड फैक्ट्रीज, वही उनका किचन होता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, वहीं पे खाना बनता है। फिर वो बात अलग है कि बाद में वो स्टेम या रूट्स के थ्रू अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आपको पोटैटो रूट्स जमीन के अंदर होता है कि नहीं? अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो उठ सकता है, जब फूड फैक्ट्रीज, आपका किचन, आपका लीव्स ही है, तो वहीं पे आपको फूड्स में भी मिलना चाहिए। कहीं कहीं आपको पोटैटो हुआ, कैरेट हुआ, ये जमीन के अंदर रूट्स के थ्रू मिलता है। तो कैसे होता है वो बाद में प्रोड्यूस होता है, वो हमें इस चैप्टर में सीखेंगे, जानेंगे। Therefore, all the raw material must reach the leaf. अतः यहाँ पे बोला जाए leaves are the food factories of the plants. Therefore, all the raw material must reach the leaf. जो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है वो लीव्स होती है। इस तरह जो जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी कच्चे पदार्थ हैं, जितने भी आवश्यक कंपोनेंट हैं, वो लीफ तक पहुंचना चाहिए, वो पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। Water and minerals present in the soil are observed by the roots and transported to the leaves. Water and minerals present in the soil are observed by the roots and transported to the leaves. Water और minerals जो भी present रहते हैं soil में, मिट्टी में, वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व किए जाते हैं, जड़ों के माध्यम से, स्टेम के से होते हुए वो लीव्स तक पहुंचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन. So the tiny pores present on the surface of leaves, these pores are surrounded by a guard cells. Such pores are called stomata. बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी उपलब्ध रहता है या एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, किसके माध्यम से? थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो सरफेस, लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके थ्रू। और ये these pores are surrounded by a guard. ये जो these pores छोटे छिद्र होते हैं, कुछ गार्ड से ये सराउंडेड होते हैं, ठीक है? और ये पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। यही पोर्स क्या कहलाते हैं? यही छिद्र जो क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है, आपको बुक में इससे पिक्चर भी है, अभी बाद में दिखाते हैं आगे चल के। तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये यहाँ पे बताया गया, हम लोगों ने स्लाइड में भी समझा था। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो संचारित किए जाते हैं टू द लीव्स। कहाँ पे?
पत्तियों तक, किसके थ्रू? बाय द बेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, बेसल्स के थ्रू, एक पाइप नली के थ्रू जो कि पाइप की तरह रहता है, यानी स्टेम से होते हुए, रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए लीव्स तक वो पहुंचता है, ऑब्जर्व किया जाता है। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, वही लिखा है थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स। लीव्स तक क्या, वो रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक पहुंचता है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. ये क्या बनाते हैं? इसी तरीके से वो क्या बना लेते हैं? They form a continuous path. एक हुआ, एक तरीके से एक रास्ता बना लेते हैं, एक पाथ बना लेते हैं, जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन यानी जो पोषक है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या हमने पढ़ा था? पोषक, जो पोषक पदार्थ है वो लीफ तक पहुंचने का एक कंटिन्यूअस पाथ बना लेते हैं, एक मार्ग बना लेते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको क्या कहते हैं? ये वेसल्स कहलाते हैं। ठीक है, You will learn more about transport of material in plants in chapter number 1. आप अभी इसी बुक में चैप्टर नंबर 11 में ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन यानी मटेरियल्स, जो प्लांट्स के जो मटेरियल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसके बारे में आप अभी 11 चैप्टर, इसी बुक का 11 चैप्टर में आप अच्छे से आप जानेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ ना समझ में आया हो? क्यों बेटा? अभिषेक, समझ में आया यहाँ तक? रतीश, आपको समझ में आया बेटा वहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्लाइड्स के थ्रू। तो लीव्स क्या है? दे आर हैविंग द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं यही क्लोरोफिल कहलाते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ये क्या करते हैं? ये लीव्स की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, क्या करने में? कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी को संग्रहित करने में लीव्स की सहायता करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस, सिंथेसिस मींस प्रिपेयर, ठीक है, जो बताया गया था आपको। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो ये एनर्जी है उसका यूज भोजन प्रिपेयर करने में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. देखा, चूंकि सिंथेसिस यानी प्रिपरेशन, जो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है, सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन बनाने की प्रक्रिया occurs in the presence of sunlight, सनलाइट की उपस्थिति में होता है, इसीलिए it is called photosynthesis, इसीलिए ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया यहाँ तक? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन या मेकिंग या प्रिपेयरिंग, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं, इस तरीके से हम जानते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर द नेसेसरी, ये जरूरत है, आवश्यक है, क्या करने के लिए? टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट को शुरू करने के लिए जरूरी है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये बहुत ही अद्वितीय प्रोसेस है, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है पृथ्वी पे, क्योंकि इसी की वजह से जीवन संभव है, चाहे वो मनुष्य हुआ, चाहे एनिमल हुआ, चाहे प्लांट्स हुआ, क्योंकि एनिमल्स और मनुष्य तो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है ना फॉर द फूड। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. इसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी कैप्चर किया जाता है पत्तियों द्वारा, पत्तियों में निहित क्लोरोफिल द्वारा, और स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और प्लांट में स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में, खाद्य पदार्थ के फॉर्म में। दस, इस प्रकार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से जो सन है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के लिए सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन है? सन है, सूरज है। ठीक है,
बेटा अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? Sir. Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? There is a question. Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? क्या फोटोसिंथेसिस के बगैर क्या आप लाइफ, क्या जीवन संभव है पृथ्वी पे? इमेजिन कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे, और जब प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे तो दैट मीन्स जब वो रहेंगे ही नहीं, बचेंगे नहीं, तो नेसेसरी है। प्लांट्स ही नहीं बचेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, जीवन ही नहीं संभव है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे ही तो डिपेंडेंट है। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. फोटोसिंथेसिस के absence में, अनुपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस के ना होने के कारण कोई भी फूड उपलब्ध नहीं होगा, कोई भोजन नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल है, जो जीवन संभव है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर द फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं प्लांट्स पे ही निर्भर है। तो दैट मीन्स कि तभी तो सर्वाइव, फूड ही नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे लोग कर पाएंगे? Besides oxygen, which is essential for survival, of all organism is produced through photosynthesis. इस भोज्य पदार्थ के अलावा इस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब मैंने आपको पिछले सेशन में, परसों वाले सेशन में जब आपको पढ़ा रहा था कि लाइन क्यों खत्म हो गया, स्टोरी सुनाया था, तो कई लोगों ने बोला था ड्यू टू द ऑक्सीजन। भाई प्लांट्स नहीं रहेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे? प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होंगे, और साथ ही साथ नहीं होंगे। छोटे बच्चे तो तुरंत बता देते हैं अगर जीवन के लिए क्या संभव है, ऑक्सीजन। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप लोग क्लास 7 में जाने के बाद ये आज से ये कह सकते हैं हमें फूड भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं, हमें फूड भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन और फूड दोनों नहीं मिलेगा ड्यू टू द, अगर प्लांट्स नहीं रहे। और जब ऑक्सीजन भी जरूरी है, फूड भी जरूरी है, तो दैट मीन्स कि विदाउट फोटोसिंथेसिस, विदाउट प्लांट्स, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है पृथ्वी पर। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. During photosynthesis के दौरान क्लोरोफिल जो कि लीव्स जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल नाम का सेल्स होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसमें जो होता है, जहाँ पे होता है, जो पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। ये इस प्रोसेस को हम इस इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, एक इक्वेशन, एक समीकरण यहाँ पे इसके थ्रू दिखा भी सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर आप मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, देन व्हाट वी वुड बी गेटिंग, तो ये क्या सिंथेसाइज करेगा, क्या संश्लेषण करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। यहाँ पे आपके बुक्स में पिक्चर है, गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा यहाँ पे ये आपका फिलहाल
जो स्टोमेटा के चारों तरफ कुछ मतलब बाउंडेड वॉल टाइप का होता है, पतली परत होती है, जिसको कहीं ना कहीं जिसको कहीं सब मिला के इकाई, जो ये सेल्स होते हैं, ये कोशिका, इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। और जो कोशिका के जो बाहर जो संरचना होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और जो ये कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कुछ ये द्रव्य, कुछ पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं तो जेली टाइप के, तो क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इसी के बीच में कुछ केंद्रक होते हैं। तो ये सारी चीजें फिलहाल इसके अंदर है। आपके बुक में भी एक पॉइंट दिया हुआ है, मैं अभी लास्ट में उसको समझा दूंगा क्या है कैसे। लीफ यहाँ पे है, जो भी आपको साइज में अच्छी तरीके से नहीं, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटल ओपनिंग यहाँ के थ्रू ये बेटा सिकुड़ता है और फैलता है। जब फैलता है तो दैट मीन्स को कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। जब सिकुड़ता है, नहीं सिकुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, जब फैलता है तो ऑक्सीजन वापस आता है इसी स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी स्टोमेटा के थ्रू प्रोसेस होता है। तो ये पैराग्राफ के बाद हम लोग अब आते हैं सीधा यहाँ पे डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस शो करने के लिए यहाँ पे डायग्राम है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जब रिलीज होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The presence of starch in the leaf indicate the presence of starch. जो presence of starch, जो starch के थ्रू यानी पत्तियों में जब कार्बोहाइड्रेट्स, जब बेटा सब मिला के, जो मैंने अभी पिछले पैराग्राफ में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से को सिंथेसाइज करके जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है स्टार्च के थ्रू, तो ये कैसे हम चेक करेंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो अगर किसी पत्ती में स्टार्च है, यानी सब मिला के स्टार्च यानी भोजन का एक तरीके से पदार्थ ही, भोज्य पदार्थ। अगर आपके किसी लीव्स में स्टार्च पाया जाता है तो दैट मींस इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, तभी तो स्टार्च हुआ, तभी तो भोज्य पदार्थ आपको मिला। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो चुकी है, वही यहाँ पे बता रहा है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, जो स्टार्च की उपस्थिति पत्तियों में, यह इंडिकेट करता है अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट यानी भोज्य पदार्थ की है, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप लोग अपने घरों पे कर भी सकते हैं। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप लोग अपने घरों पे कर भी सकते हैं। क्या एक्टिविटी है? टेक टू potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight। आपको करना क्या है, एक ही तरीके के सेम पौधे, एक ही तरीके के दो अलग अलग पौधे, दो अलग अलग गमले वाले पौधे, ठीक है, आप लीजिए और एक पौधे को 72 घंटों के लिए यानी 3 से 4 दिनों के लिए, आप 3 दिन के लिए आप कहीं अंधेरे में रख दें जहाँ पे रोशनी, जहाँ पे सनलाइट ना पहुंचती हो, या किसी ऐसे बॉक्स में रख दें जो ब्लैक हो, चारों तरफ से बंद हो। और दूसरे पौधे को कहाँ पे रख दें? सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप क्या पाएंगे, आपको ये काम करना है, आपको सेम तरीके के 2 पौधे लेना है, एक को आपको छाया में रखना है, एक आपको रोशनी में यानी प्रकाश जहाँ पे आता हो वहां पे रखना है, करीब 72 घंटों के लिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। बेटा आयोडीन टेस्ट आपने क्लास 6 में किया था, मैम ने बताया था। साइंस कौन पढ़ा रहा था आज? राहुल सर पढ़ा रहे थे ना। तो आयोडीन टेस्ट फिलहाल इसका अलग से, मैं अगर नहीं आप लोगों को पता होगा तो मैं भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, एक वीडियो रिकॉर्डिंग करा के मैं भेज दूंगा कि कैसे आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है इस पत्तियों का, जैसे कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, नहीं तो आपके पास बुक्स में होगा, बुक्स में भी आप खोज लीजिएगा कैसे करना है। और फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसको आपको एक कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, कर लेंगे इसको। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर इन द डार्क। आप एक बार जो भी इसके रिस्पॉन्स है, जो भी इसके रिजल्ट है, आप अपने कॉपी में लिख लें। फिर उसके बाद क्या करें,
जो आप अंधेरे जो आप जहाँ छाया वाले पॉट को, जो गमला जो पौधा जहाँ पे रखे थे, उसको भी सनलाइट में 3 से 4 दिनों के लिए रख लीजिए. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for the 3-4 days and perform an iodine test again on its leaves. इसकी लीव्स पर फिर से आयोडीन टेस्ट आप करें 3-4 दिनों बाद, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. फिर जो रिजल्ट आता है उसको भी अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करें, ऑब्जर्वेशन लिखें, फिर देखिए क्या 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 अंतर आता है. अंतर यहाँ पे नहीं लिखा है, क्या आप देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है, फिर आपको बताना भी है नेक्स्ट सेशन में कैसे आयोडीन टेस्ट किया जाता है. आई वुड बी यू कैन गो थ्रू योर लास्ट बुक, क्लास 6 की किताब में चले जाना या गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है. और नहीं तो फिलहाल इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूं, आपकी गूगल क्लासरूम में अपलोड भी कर दूंगा, मैं भी एक बार करके देख लूंगा. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल. यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ चुका है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. ऐसी पत्तियां अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन नहीं होती हैं, जो हरी नहीं होती हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग द क्लोरोफिल. अच्छा, पत्तियां क्यों हरी होती हैं गौरव, बता पाएंगे? पत्तियां क्यों हरी होती हैं, कोई भी बताए? क्लोरोफिल की वजह से. बहुत सही गौरव. तो जो बेटा 10 मिनट का सेशन अब और बचा. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल. जो हरी पत्तियां नहीं होती उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो हरी क्यों नहीं होती हैं? अभी मन में क्वेश्चन आता है ना, आगे पढ़ते हैं क्या क्यों नहीं होती. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स टू. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स, क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट के बजाय ऐसे पत्तियों में रेड पिगमेंट या ब्राउन पिगमेंट या अदर कलर के पिगमेंट्स ज्यादा मात्रा में होते हैं और वो ग्रीन पिगमेंट्स को कवर कर लेते हैं, मास्क कर लेते हैं, ठीक है. इसीलिए वो पत्तियां ग्रीन नहीं होती. लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीन पिगमेंट तो उपलब्ध है ही ना पत्तियों में. जब ग्रीन पिगमेंट उपलब्ध है तो दैट मींस कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश, सौर ऊर्जा की उपस्थिति में वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होगा. तो वही यहाँ पे लास्ट आएगा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. ऐसे पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि तो उसमें कम मात्रा में होती है, लेकिन होती जरूर है ग्रीन पिगमेंट. जो अदर पिगमेंट्स होती हैं, रेड, ब्राउन या अदर कलर के, वो ढके हुए रहते हैं. इसीलिए आपकी जो ग्रीन पत्तियां हैं वो अदर कलर में होती हैं. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं. यू ऑफन सी स्लाइमी पैचेस इन ponds और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. आप लोगों ने प्राय लगभग कई बार हम लोग देखते हैं कि कहीं भीगी दीवारों या रुके हुए पानी या तालाबों में प्लांट्स की तरह छोटे छोटे काई उपलब्ध होते हैं. एंड दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगाए. इसको शैवाल बोलते हैं अलगाए को. तो ये आखिर कैसे होते हैं? हम लोगों ने देखा होगा जहां पे रुके हुए पानी रहते हैं या तालाबों में या भीगी दीवारों पे एक काई की तरह दिखने वाले प्लांट्स होते हैं. ये कैसे बनते हैं? ये सामान्यतः कुछ जीवाणु के वजह से बनते हैं और इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इनको शैवाल बोलते हैं. और शैवाल अलगाए. कैन यू गेस व्हाई अलगाए आर ग्रीन इन कलर? हमें गेस करना पड़ेगा. ये अलगाए ग्रीन होते हैं. दे कंटेन क्लोरोफिल विच देम द ग्रीन कलर. क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल रखते हैं, क्लोरोफिल इसमें होता है, इसीलिए ग्रीन कलर में होते हैं. अलगाए कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. जो अलगाए हैं, जो शैवाल हैं, ऑल्सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो भी अपना खुद का भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत. यहां तक समझ में आया बेटा सभी लोगों को? यस सर. 7 मिनट और बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं. Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. You have learned, अभी just आपने पढ़ा है. क्या पढ़ा है? You have just learned, यानी आपने अभी भी just पढ़ा है. क्या पढ़ा है? Plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. जो plants है वो carbohydrates
का संश्लेषण करते हैं। किस प्रोसेस के तहत, किस प्रक्रिया के तहत? प्रकाश संश्लेषण के तहत, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। The carbohydrates are made of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats। और ये क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। एंड दीज आर टू सिंथेसाइज। और ये क्या, इनका यूज अदर फूड के अदर कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन, फैट्स को सिंथेसाइज का संश्लेषण को प्रिपेयर करने, सिंथेसाइज में प्रिपेयर करना, संश्लेषण करना। और इनका प्रयोग फूड के अदर फॉर्म जैसे कि प्रोटीन और फैट्स को बनाने में, संश्लेषण करने में यूज होता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस। बट लेकिन अब यहाँ पे एक संशय आ गया, क्वेश्चन आ गया। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन है वह नाइट्रोजन सब्सटेंस है, पदार्थ है, नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रॉम वेयर टू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब ये प्लांट्स है, नाइट्रोजन कहाँ से पाते हैं? अब जो ये प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन कहाँ से पाते हैं? ये क्वेश्चन बनता है ना। आपका प्रोटीन नाइट्रोजनिक पदार्थ है तो इसको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन कहाँ पे होता है? ऑलरेडी वी हैव लर्न इन आवर लास्ट क्लास कि नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इट्स प्रेजेंट इन द abundance in gases form in the air। एटमॉस्फेयर में गैसेस के फॉर्म में नाइट्रोजन में उपलब्ध होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह स्टोमेटा के थ्रू लीव्स तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन जो है स्टोमेटा की तरह लीव्स तक नहीं पहुंचती हैं। तो फिर कैसे पहुंचती हैं? However, plants cannot absorb nitrogen in this form। जैसे अब यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन ऑलरेडी एयर में उपलब्ध है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, लेकिन जो प्लांट्स है कैन नॉट ऑब्जॉर्ब, प्लांट्स ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं इस नाइट्रोजन के इस फॉर्म को, नाइट्रोजन के इस मतलब इस रूप को। Soil has certain bacteria that convert gases in nitrogen into the usable form of release it into the soil। क्या होता है? सॉइल मींस मिट्टी। मिट्टी में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो इन गैसेस को, जो इन नाइट्रोजनी गैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एक यूज करने वाले, एक यूजेबल फॉर्म ऑफ रिलीज इनटू द सॉइल, एक यूज किए जाने वाले यौगिक मतलब पदार्थ में बदल देते हैं जो कि मिट्टी के थ्रू लिप्स में पहुंचता है। These are observed by the plants along with the water। और ये क्या करता है? इसका ऑब्जर्वेशन, इसका संश्लेषण क्या होता है? वो वाटर के साथ साथ में इसको ऑब्जर्व करते हैं। लीव्स स्टेम के होते हुए लीव्स तक पहुंच जाती है। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आप लोगों ने, फिलहाल हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोगों ने तो बिल्कुल देखा होगा, we have seen that farmers adding fertilizers। जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, खाद यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं अपने खेतों में नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने उर्वरक खाद होगा, उसके बैग होता है खाद का पूरा, उसमें लिखा होता है कितना % नाइट्रोजन है, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, तो उसको ऐड करते हैं। अब बात तब यहाँ पे आती है कि क्या, जब आपने अब हम लोगों ने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है, तो फिर किसान नाइट्रोजन क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जितनी प्रचुर मात्रा में जरूरत होती है ना, उतना नहीं होता है एटमॉस्फेयर में। इस वजह से किसान अलग से नाइट्रोजन मिलाते हैं। ओके, समझ आया यहाँ तक बेटा? In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents। इस तरीके से नाइट्रोजन अपनी जरूरतानुसार, अपने जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा कर लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। तब जाकर के प्लांट्स जो है सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषण करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं
प्रोटीन्स और विटामिन, जो कि एक तरीके से कंपोनेंट ऑफ फूड ही है। तो यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। टॉपिक आपका अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अन्य विधियां न्यूट्रिशन प्लांट्स में, न्यूट्रिशन की अदर विधियां हैं, इसको हम नेक्स्ट यानी परसों पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहां तक आप लोग को जो पढ़ाया गया है सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गया है? यस सर। 1 मिनट बचा है आपका ये सेशन भी। फिलहाल हम लोगों को फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में कंपोनेंट क्या क्या जरूरत है, वो कंपोनेंट कहां कहां से कैसे आता है, ये सारी चीजें जान चुके हैं। यस सर। तो उस कंपोनेंट की जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करते हुए क्लोरोफिल मतलब प्रकाश की उपस्थिति में क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सिंथेसाइज करते हैं, और उसको कैसे हमें प्रोटीन और विटामिन के रूप में कैसे मिलता है, नाइट्रोजन का यूज करते, सारी चीजें हम लोग सीख लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है बेटा, तो फिर ये सेशन यहीं पे फिलहाल अब खत्म करना पड़ेगा क्योंकि विद इन ओनली 30 या 40 सेकेंड्स आर रिमेनिंग आर देयर। सो अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा अभी सेशन ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अभी ये सेशन खत्म जैसे हो जाएगा तुरंत आप दोबारा ज्वाइन करिएगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे और दिस इज हाउ वी आर